नमस्कार। सुर्खियों के बाद रायपुर से बड़ी खबर। आरक्षण संशोधन बिल का यह पूरा मामला है और बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से अब नाराजगी सामने आने लगी है। सामाजिक आयोजनों में जनप्रतिनिधियों का विरोध शुरू हो गया है। गुंडरदेही से एमएलए हैं कुंवर सिंह निषाद, इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में पहले इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था। अब आरक्षण रोस्टर नहीं होने का हवाला देकर मुख्य आतिथ्य निरस्त कर दिया गया। तो आरक्षण संशोधन बिल का यह मामला है और अब लोगों की नाराजगी सामने आने लगी है। सहयोगी ममता बात करने की कोशिश करते हैं। ममता, मुख्य आतिथ्य निरस्त कर दिया गया, पूरी जानकारी दें जरा। बिल्कुल, देखिए, गुरु घासीदास जयंती पर यह तहसील स्तरीय कार्यक्रम होने वाला था और जिसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर गुंडरदेही के जो विधायक हैं कुंवर सिंह निषाद, उनको बुलाया गया था। लेकिन अब जो आयोजन समिति है और उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है और आयोजनकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि आपको जो है मुख्य अतिथि से आपका मुख्य अतिथि निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि चूंकि आरक्षण को लेकर सरकार कुछ नहीं कर पाई है, आरक्षण घट गया है और इस आरक्षण को लेकर आपकी तरफ से जब तक कुछ नहीं किया जाता तब तक के लिए हम जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। ये पूरी चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि पर्व दिनांक 18 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक 2 दिवसीय नगर पंचायत अर्जुंदा के लिए आपको मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया गया था। आरक्षण कटौती के विरोध में जिला स्तरीय सामाजिक पाबंदी जो है वो अब लगाई गई है और नेता मंत्री को बुलाने से अब रोक लगा दी गई है, जिसके कारण से आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप जो है जो आपको पहले मुख्य अतिथि बनाया गया उसको निरस्त किया जाता है। आपसे निवेदन है कि लगाए गए सामाजिक पाबंदी का सहयोग कर सरकार से हमारा आरक्षण 16% को वापस दिलाने की कृपा करेंगे। यानी कि पहले जो है वो आदिवासी समाज से आरक्षण हो ही रहा था, लेकिन अब अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जो है वहाँ से भी जो है इस तरीके से अब जो है एक तरह से बर्खास्त, एक तरह से कह सकें एक पाबंदी लगाई जा रही सामाजिक तौर पे और इसी को लेकर बहिष्कार जो किया जा रहा है। अब ये चिट्ठी जो है ये काफ़ी मायने में बड़ी रखती है। पहले ये होता था कि ये तमाम जिस तरह के आयोजन होते थे गुरु घासीदास जयंती पर पूरे प्रदेश भर में जो आयोजन होते थे, अलग अलग समाज की तरफ से अलग अलग जगहों पे विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को मुख्य अतिथि बनाया जाता था। लेकिन अब जो अर्जुंदा से जिस तरीके से तहसील स्तरीय कार्यक्रम में विधायक को जो है मुख्य आतिथ्य से दूर किया गया है, उन्हें कहा गया है कि अब जब तक आप 16% आरक्षण को लेकर कोई पहल नहीं करते हैं किसी भी मंत्री, विधायक को या सांसद को नहीं बुलाया जा सकता। तो ये एक बड़ी मुश्किल के तौर पे देखा जा सकता है और अभी तक के आदिवासी समाज मोर्चे पर था, लेकिन अब जो है वो एससी समाज जो है वो भी जो है एक तरह से कहे कि उस पर आ गया है और अब मुखर हो गया है और इस तरीके से जो है वो सामाजिक बहिष्कार की जो रणनीति है वो अपनाई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है आरक्षण को लेकर। और इधर अगर हम बात करें तो राजभवन में वैसे भी पेच फंसा हुआ है। 10 बिंदुओं पर राज्यपाल ने जवाब मांगा है, तो जाहिर तौर पर इतनी जल्दी तो संशोधन विधेयक है उस पर दस्तखत नहीं हो जाते और अगर दस्तखत नहीं होते हैं तब तक ये मान के चलिए कि अगर एक जगह से शुरुआत होगी तो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश भर में इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए आएगी। तो सरकार के लिए भी एक तरह से मुश्किलें हैं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये बड़ी मुश्किल है। जी, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से ममता, मुझे याद है भानु प्रतापपुर की काउंटिंग के दिन हम चर्चा कर रहे थे कि अगर अकबर राम को 15,000 के करीब भी वोट मिलते हैं तो वो दोनों दलों को सोचना चाहिए। तब दोनों दलों ने इस बात को खारिज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल जमा ये कि पेच फंसा हुआ है आरक्षण संशोधन विधेयक पर। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि आरक्षण विधेयक पारित करने से पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया गया था। राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50 से ज्यादा किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण, इसे ऐसे समझिए, विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियां मतलब कंडीशन क्या है, वहां के लोगों को आखिर क्या जनसंख्या का अनुपात है और कौन सा वो रिकॉर्ड है, नेताओं के बयान वाला रिकॉर्ड नहीं, इतना परसेंट उतना परसेंट, जमीन पर कितनी वो जनसंख्या निकल कर आई है और क्या परिस्थितियां हैं उनकी, समाज में स्थिति कैसी है, इसका विवरण।
58% आरक्षण रद्द किए जाने के निर्णय के बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में क्या कोई डाटा इकट्ठा किया गया है? SC/ST के व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसकी भी जानकारी देनी है। क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है, आयोग बनाया है किसी भी तरह, ये तमाम जानकारियां मांगी गई है। EWS 4% जिनको इसमें प्रावधान किया गया था, उनका भी कोई जिक्र नहीं है। अब राज्यपाल ने ये जो 10 सवाल, जो ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं ना, ये जो 10 सवाल राज्यपाल ने भेज दिए हैं, इनकी तैयारी में ही कई साल लग जाते हैं। और राजभवन से पूछे गए सवाल को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी ने सरकार पर जानबूझकर राज्यपाल को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। बीजेपी कह रही है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ बिल पास किया गया। और कांग्रेस ने राजभवन से पूछे गए सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस ने कहा कि जब विधानसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया तो इस विधेयक में तत्काल राज्यपाल को हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे। बहुत पेच दरअसल है राजभवन की ताकत और सरकार की ताकत। इसे बिल्कुल केंद्र से भी आप समझ सकते हैं, केंद्र में जिस तरह की स्थितियां बीच में कुछ समय पहले बनी थी। आज राज्यपाल के 10 सवालों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस सरकार जानबूझ के आरक्षण को लटका के रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज्यपाल को केवल विधेयक दे दिया। संवैधानिक प्रमुख हैं वो, उनको आपने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उनको आपने ये क्यों नहीं बताया कि जब 58% आरक्षण को आप कोर्ट में नहीं बचा पाए तो उससे ज्यादा आरक्षण को कैसे बचाएंगे? मात्रात्मक विवरण जो चाहिए होता है वो आपने क्यों नहीं दिया? अगर आपने कोई आयोग बनाया है, अलग से आपकी कोई तैयारी थी, तो उसकी जानकारी आपने नहीं दी। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है जब विधानसभा ने विधेयक को सर्वानुमति से पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है तो इस विधेयक पे तत्काल हस्ताक्षर होने चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। अब राज्यपाल जी ने इसमें 10 सवाल भेजे हैं तो नियमतः तो इस विधेयक को इन 10 सवालों के साथ राज्यपाल जी को सरकार के पास वापस भेजने थे ताकि सरकार उसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेके पुनः उनको अवगत कराता। अब 10 सवाल उन्होंने भेजा है कि कितना विधि सम्मत है, इसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उनको इसका जवाब दिया जाएगा। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, भेरू घाट पर 2 बसों में टक्कर हो गई है। भिड़ंत है ये, आमने सामने की टक्कर। 25 मुसाफिर इसमें घायल हो गए हैं। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। महू अस्पताल इन्हें भेजा गया है। सिमरौल थाना इलाके के बाईग्राम की घटना है। तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लग जाएगा आपको। सामने की तरफ से दोनों बसों का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, पिचक गया है। ड्राइवर दोनों फंस गए थे, दोनों ही बसों के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हादसों के लिए भेरू घाट पहले से ही बदनाम रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन के जो चालक होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो रफ्तार को धीमा करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उसका खामियाजा इस तरह के हादसों के रूप में भेरू घाट पर भीषण हादसा। और इंदौर से एक और अपडेट इस मामले में। सिमरौल में जो बस हादसा हुआ है, घायल यात्रियों को एम्बा अस्पताल लाया गया। 20 घायल है, उन्हें इंदौर लाया गया है और एम्बा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो इंदौर में जो सिमरौल के पास भेरू घाट में हादसा हुआ है 2 बसों की भिड़ंत का, उसके जो 20 घायल हैं वो इंदौर के एम्बा अस्पताल लाए गए हैं। बड़ा अपडेट इस हादसे से जुड़ा आपको बता दें, 20 घायलों को इंदौर लाया गया। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, विकास के पास आपको ले चलेंगे। विकास, फिलहाल कैसी स्थिति? घायलों को इंदौर लाना पड़ा है, कोई चिंता की बात? विकास, जी बिल्कुल, जो घायलों की संख्या है जिन्हें इंदौर के एम्बा अस्पताल शिफ्ट किया गया उसमें लगभग जो है वो 27-28 लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो हादसा है वो अभी तस्वीरों में सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक और एम्बुलेंस जो यहाँ पहुंची है। अब ये 5वीं एम्बुलेंस है जिसमें घायलों को यहाँ लाया गया है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के माध्यम से इन सभी को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलग एक और एम्बुलेंस पहुंची है। कुल मिला के लगभग 6 एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है जो घायलों को यहाँ लेकर आई है। एक और एम्बुलेंस है अब से कुछ देर जस्ट अभी पहुंची है, इसमें भी घायलों को मिला के अब से थोड़ी देर पहले जो एम्बा हॉस्पिटल का अधीक्षक है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 27 से 28
जो घायल हैं वो यहाँ पहुंचे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गंभीर घायल है। ये सभी बस में सवार थे। 2 बसें जो आमने सामने टकराई हैं, इसमें इंदौर से खंडवा, खंडवा से इंदौर, दोनों बसें जा रही थी। दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत हुई है और उसमें काफी जो लोग हैं वो घायल हुए। हालांकि इस अब जो एम्बुलेंस आ रही है घायलों को लेकर के, वो उसमें वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी नहीं है, जिनकी जो स्थिति है वो स्थिर है। यूं कहा जाए कि कुछ हद तक ठीक भी है। हालांकि इससे पहले जो लोग आए थे वो उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये 27-28 का आंकड़ा जो था वो पहले तक था और अब ये आंकड़ा और बढ़ता चला जा रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ललित जी कि कितना भीषण सड़क हादसा था। ये जो इलाका है खासकर वो पहले से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जोन के तौर पे पहचाना जाता। ब्लैक स्पॉट यहाँ पर बने हुए। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसमें पहुंचे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बस हादसे का शिकार हुए हैं। और ये जो मैं जो जिक्र कर रहा था कि ये जो जगह है ब्लैक स्पॉट के तौर पे पहले से चिन्हित की गई है। यहाँ पर अक्सर सड़क हादसे होते ही है। बावजूद इसके यहाँ पर जो वाहन चालक हैं उनकी कहीं ना कहीं रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर ये माना जाए कि बहुत स्थितियां जो हैं वो ठीक नहीं है, मॉनिटरिंग उनकी ठीक, वहाँ के जो लोग हैं उनकी ठीक नहीं है, ताकि वो रफ्तार पर नियंत्रण पा सकें। न सिर्फ वो लोग बल्कि जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो है, चाहे पुलिस अधिकारी हो या फिर परिवहन विभाग से जुड़े हुए जो लोग हों, वो सभी कहीं ना कहीं शिथिल नजर आते हैं। उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि हम आपके पीछे, हाँ विकास, आपके पीछे जो हम ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये आगे जाएगा। इसी बात को शायद आप कह भी रहे थे, लगातार लोग उतर रहे हैं। विकास, जी बिल्कुल। अब जो मैंने जिक्र किया था कि जो सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं, चूंकि जो बस है उसमें जो क्षमता होनी चाहिए, जो क्षमता से अधिक तो इन सवारियों को बैठाया ही जाता है। इस पर भी कोई खास नियंत्रण जो संबंधित एजेंसी होती है उनका नहीं होता है। इसके साथ ही जो गति है उस पर भी नियंत्रण नहीं होता है। जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया और मैंने पूर्व में बताया भी कि जो घायल हैं उनकी संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। जानकारी है कि लगभग 10 से अधिक जो एम्बुलेंस है वो घटनास्थल पर भेजी गई है और जो दोनों ही बसों में हादसे के शिकार हुए जो यात्री हैं, जो सवारी हैं, वो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। उन सभी को यहाँ धीरे धीरे लाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर जानकारी थी कुछ लोगों को महू के भी सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन महू के साथ साथ जो गंभीर घायल हैं उन सभी को इंदौर के एमआई अस्पताल में लाया गया है। उनका उपचार जारी है। अधीक्षक का दावा है कि उनके पास पर्याप्त इंतजाम हैं कि सभी का जो इलाज है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। जी जी, चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर से पहले आप सभी को बड़ी खुशखबरी हम बता दें और आप सभी का आभार भी, बहुत बहुत आभार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार 31.4% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार आपने अपने प्यारे चैनल को बनाए रखा। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आंकड़े एक तरफ, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता, भरोसा, वो प्यार, उसका पलड़ा हमेशा इसी तरह भारी रखें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल आपने इसे बनाए रखा। आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हैं। लगातार नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और यह सिर्फ और सिर्फ हो पाया है आपके भरोसे, आपके प्यार, आपके स्नेह के दम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ ने एक और चुनावी वादा किया है। विश्व आदिवासी दिवस पर पूर्ण अवकाश बहाल करने का वादा कमलनाथ ने किया है। दरअसल लगातार वो एक वादा कर रहे हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक और वादा विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हर दिन एक नया वादा कर रही है। इसको नया तो नहीं कहेंगे, पुराने समय में सरकार ने जो कदम उठाए थे उसी को बहाल करने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पुलिसकर्मियों के लिए एक दिन का सप्ताह में एक दिन अवकाश घोषित करने, किसान कर्ज माफी, और अब कहा जा रहा है कि जो आदिवासी दिवस है उस दिन को छुट्टी को
जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय घोषित की गई थी उसको बहाल किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश में है कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाती है, उन्हीं आरोपों का जवाब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। और जो आज कमलनाथ का ट्वीट आया है उसमें इसी बात का जिक्र भी नजर आता है कि अब यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन तमाम वादों को फिर से पूरा करने का काम किया जाएगा, और उसी के तहत आज ये कमलनाथ का ट्वीट देखा जा रहा है। चलिए, हालांकि एक और बात भी है अनुराग की, चुनकर चोट कमलनाथ ने दी है। जबकि पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी का हो, तब अचानक से उन्होंने कहा कि हम उसे बहाल करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी को बहाल करेंगे। बिल्कुल ललित, देखिए आदिवासियों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस है। इससे पहले बीजेपी सरकार ने कई बड़े आयोजन करके आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की थी। जनजाति गौरव दिवस के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, लेकिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित करने की मांग कांग्रेस पार्टी करती रही है, और यही वजह है कि आदिवासियों को साधने के लिए अब ये कांग्रेस का नया दाव माना जा रहा है। जी, ये भी तय है कि हालांकि उनका अंदाज थोड़ा अलग है अनुराग, लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा होते तो वो जरूर वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया, कुछ इसी तरह से तंज कसते, और ऐसा लग रहा है कि इस पर रिएक्शन आएगा। बिल्कुल ललित, देखिए बीजेपी हर बार ये सवाल उठाती है कि जो वचन पत्र में जो बिंदु शामिल किए थे उन वचनों को पूरा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। किसान कर्ज माफी का मुद्दा लंबे समय से गर्म है, और बीजेपी इसको लेकर भी सवाल उठाती है कि किसान कर्ज माफी का वचन कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। तो जितने वादे और दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उनको लेकर बीजेपी भी तंज कसती हुई जरूर नजर आती है। तो निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब के ये दौर और तेज होते हुए नजर आएंगे। चलिए अनुराग, आप बने रहिएगा। दरअसल छिंदवाड़ा से भी इस वक्त एक खबर आ रही है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। छिंदवाड़ा से खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बड़ा बयान। दरअसल छिंदवाड़ा के दौरे पर है कमलनाथ। अधिकारियों पर मंच से कार्रवाई को उन्होंने नौटंकी बताया है। सीएम जिस तरह से मंच से अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं उसे कमलनाथ ने नौटंकी बताया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री पर कमलनाथ ने कहा कि उस एंट्री से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुजरात के हालात अलग थे। 3 दिन के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हुए पूर्व मुख्यमंत्री। मैं मानता हूं कि गुजरात में जो कारण थे उसमें से बड़ा कारण था कि वो गृह प्रदेश है मोदी जी का और अमित शाह का। सर ये जो उससे मतदाता कुछ प्रभावित हुआ। सर ये जो लगातार सस्पेंड कर रहे हैं, ये उनकी नाटक नौटंकी है दिखाने के लिए। मंच पर तो कह देंगे मैंने सस्पेंड कर दिया, और क्या कागज में किया? नहीं, प्रशासनिक नजरिए से कितना मतलब कारगर है, मतलब जैसा देखिए ये अब बौखलाए हुए हैं, कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं अपने यहाँ मीडिया में रहने के लिए। बस इनके पास, जब मैं जो हमेशा कहता हूँ, बचा है पुलिस, पैसा और प्रशासन। आप चुनाव से पहले कार्यकारिणी में फेरबदल कर रहे हैं कहाँ से? माइक नीचे पीसीसी में। हाँ, पीसीसी चुनाव हुए हैं जी, तो उस चुनाव के आधार पर वो घोषित हो जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आपने सुना। अधिकारियों पर मंच से कार्रवाई को उन्होंने नौटंकी करार दिया है। दरअसल सीएम लगातार मंच से एक्शन लेते हैं और डायरेक्ट एक्शन के तौर पर इसे देखा जाता है। कल ही जैसे उन्होंने लोगों से पूछा कि लगातार इनकी शिकायतें मिल रही हैं, जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायतें मिल रही हैं, सीएमएचओ की शिकायतें मिल रही हैं, और सस्पेंड उन्हें मंच से करने के निर्देश दिए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह कहना है कि ये नौटंकी है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुजरात के हालात अलग थे। और इस वक्त एक मिल रही है बड़ी खबर। रायपुर मासूम की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 14 साल के नाबालिग पर हत्या के आरोप है। जांच में रेप कर हत्या का खुलासा हुआ है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई। घर से कुछ ही दूरी पर बच्ची की लाश मिली थी। सड्डू में नाबालिग मासूम बच्ची की मौत का ये पूरा मामला है। 8 साल की मासूम 7 तारीख को गायब हुई थी। लगातार हमने सवाल उठाए। 1 किलोमीटर के दायरे में ही बच्ची की
लाश भी मिली। लाश को पैक इस तरह से करके फेंका गया था, कार्टन में ही लाश फेंकी गई थी। कल लगातार हमने इस घटनाक्रम को प्रमुखता से दिखाया। 7 तारीख को ये लापता हुई, 14 तारीख को इसका शव मिला। अब 14 साल के एक नाबालिग पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, नाबालिग पर। हालांकि ये अलग मामला है, जुवेनाइल कोर्ट का ये मामला है। घर से कुछ दूर पर बच्ची की लाश मिली थी। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब लाश मिलने के एक दिन बाद यह कहा जा रहा है कि रेप के बाद बच्ची की हत्या हुई है और 14 साल का नाबालिग उसी इलाके का, उस पर यह आरोप लगे हैं। शुरुआत में ही इस पूरी पड़ताल में, इस पूरी जांच में पुलिस की थ्योरी, पुलिस का पेंच हद से ज्यादा कमजोर। बहरहाल ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, बड़ा अपडेट और क्या कुछ अभी पुलिस के पास जो इस तरफ इशारा करता है कि हत्यारा या जो आरोपी है वो नाबालिग है? बिल्कुल, देखिए 7 तारीख से वो बच्ची गायब हुई थी और 48 घंटे पहले जो है उसकी लाश, अगर बात करें 7 दिनों बाद में उसकी लाश जो है वो एक खुले मैदान में मिलता है 1 किलोमीटर दूर जा करके। और 48 घंटे पहले ही पुलिस ने इस बात को लेकर खुलासा किया और अब इस मामले को लेकर उसके बाद में उन्होंने उस बच्ची के पिता को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की। लेकिन पहले ये संदेह जताया जा रहा था कि क्या पिता जो है वो उसने हत्या की है। अब लेकिन पूरी स्टोरी जो है वो सामने आ गई है, पूरा खुलासा हो गया है। जो 14 साल का नाबालिग है, जो पड़ोस में रहता था, वही उस बच्ची का हत्यारा निकला है और उसने दुष्कर्म के बाद में उस बच्ची की हत्या कर दी थी। और अभी इसी मामले को लेकर पुलिस जो है वो थोड़ी देर में खुलासा करने वाली है। लेकिन ये बेहद एक तरह से कहें कि डराने वाली भी बात है, भयावह बात भी कह सकते हैं। थोड़े दिनों पहले ही बेमितरा से इस तरह की खबर आई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता, हमें आपको रुकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही।